बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 29 अक्टूबर और दिन है मंगल का। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काजी साहब के जाते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में धड़ाधड़ दरखास्तें दायर करना शुरू कर दी हैं और सुप्रीम कोर्ट पर अब एतमाद का इजहार कर दिया है। और ये दरखास्तें 8 फरवरी इंतखाबात से मुतल्लिक हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के आते ही कुछ जो इकदाम लिए गए थे जिस पर हुकूमत शदीद परेशान है, और अब इन दरखास्तों के आने के बाद 8 फरवरी का जो मामला है वो भी खुलने जा रहा है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ हुकूमत 2 तरामीमें मजीद करने जा रही है और इन तरामीम में जस्टिस मंसूर और मुनीब इवन के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक पैगाम सुप्रीम कोर्ट से वाज़े तौर पर चला गया है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी काजी फ़ायज़ ईसा नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन तरामीम के हवाले से क्या पक रहा है, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि जब ये आइनी तरमीम लाई जा रही थी तो वो डट गए थे और बड़ा उनकी पॉजिटिव इमेज भी बनी, लेकिन बाद में अचानक से उन्होंने जो वोट था वो तरमीम के हक़ में दे दिया और ज़ाहिर इस तरह से किया कि वो तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये जो एक इनकलाबी नकाब है ये उतर चुका है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव और अंदरूनी कहानी आपके साथ में शेयर करूंगा कि आखिर मौलाना फजलुर रहमान ने वोट क्यों दिया। और उन्होंने वोट देना ही था, ये पक्का था, लेकिन एक ड्रामा किया गया और उस ड्रामे के बाद ख़ुद को जो है वो इनकलाबी ज़ाहिर किया गया और पीटीआई से भी इवन के जो हमदर्दियाँ हैं वो ली गई। इसकी भी अंदरूनी कहानी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहले तो जी मैं बढ़ता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई दरख्वास्त दे दी है। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद साहब ने 8 जजेस नॉमिनेट किए थे लाहौर हाई कोर्ट के कि ये 8 जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल होंगे और जो पंजाब के केसेस हैं 8 फरवरी इंतखाबात से मुतल्लिक वो ये ट्रिब्यूनल सुनेंगे और फैसले देंगे। लेकिन हुकूमत को ये मंजूर नहीं था कि आज़ाद जो जजेस हैं वो ट्रिब्यूनल्स में हों, क्योंकि आज़ाद जजेस होंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो तख्त है वो लुट जाएगा। हम तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 45 फॉर्म 47 जब सामने आएंगे इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई जवाब नहीं है। इसी तरह से इस्लामाबाद में भी हुआ। फिर इस पर क्या किया गया, चीफ जस्टिस उस वक्त के काजी साहब काजी फ़ायज़ ईसा उनकी मदद से बिल आखिर फिर एट द एंड ये फ़ैसला हुआ कि 4 जो रिटायर्ड जजेस हैं और 4 जो सिटिंग जजेस हैं वो ट्रिब्यूनल्स में होंगे और इन केसेस की जो समाअत है वो करेंगे। बहरहाल इस पर काजी साहब की जानिब से फ़ैसला दिया गया। इसमें अब एक नज़रसानी जो दरख्वास्त है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर कर दी है। सलमान अकरम राजा साहब ने यह दरख्वास्त दायर की है। इसका पहले तो मैं इस दरख्वास्त में क्या कहा गया है पॉइंट्स आपके सामने क्लियर करता हूँ और क्यों इंपॉर्टेंट है ये दरख्वास्त, और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इस पर क्या करेंगे, क्योंकि हुकूमत कुछ ऐसे इकदाम उठा रही है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को जो है वो मजबूर कर रहे हैं कि आप जो एक्शंस हैं वो लें। हालांकि आइनो कानून के मुताबिक चीज़ें होंगी तो ये तख्ता उल्टेगा ही उल्टेगा। बहरहाल पहले दरख्वास्त होने जी, दरख्वास्त में कहा गया कि पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जज कौन होगा ये फैसला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात से ट्रिब्यूनल तब्दील नहीं हो सकते। यानी कि एक मरतबा ये फैसला हो गया था, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब ने फैसला कर दिया था। फिर उसके बाद जो सारी गेम की गई, मलिक शहजाद अहमद साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया गया, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस बनाया गया ताकि जो रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील किए जाएँ। और फिर उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो थे सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने मुलाकात की और ट्रिब्यूनल्स को तब्दील कर दिया। तो मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि एक मरतबा ट्रिब्यूनल्स आगे बन गए हैं उसके बाद ये तब्दील नहीं हो सकते। काजी साहब जब बैठे हुए थे तब तक तो सहूलतकारी होती रही, लेकिन अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो आ चुके हैं और वो ऑलरेडी आते साथ ही उन्होंने कुछ इकदाम इतनी तेज़ी से किए हैं जिनमें बहुत सारे काजी साहब के जो फैसले थे वो रिवर्स हुए और हुकूमत की इस वक्त चीखें निकल रही हैं। बहरहाल जी इसमें मज़ीद दरख्वास्त में ये कहा गया जी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के मामले पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर जो नज़रसानी दरख्वास्त है वो दायर की है।
इसके अलावा इसमें इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात से ट्रिब्यूनल्स तब्दील नहीं हो सकते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इख्तियार है। 4 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को नोटिफाई किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात के बाद हाजिर सर्विस जजेस के नाम वापस हो गए। अच्छा, अब इसमें अगर जो नज़रसानी दरख्वास्त है वो दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होती है, तो जिस तरह से कायद साहब ने 63A का फैसला साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का तब्दील कर दिया था ना, तो ये भी फैसला तब्दील हो सकता है और वापस जो पहले के ट्रिब्यूनल्स हैं वो बहाल हो सकते हैं। और अगर ऐसा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से कर दिया गया तो ये हुकूमत तो समझें कि आधी तो वो चली गई, क्योंकि जैसे ही आज़ाद ट्रिब्यूनल्स केसेस की समाअत करेंगे तो इनको पता है जी हम तो चुनतखब हुकूमत है, फॉर्म 47 की तो हमारे खिलाफ ही फैसले आने हैं। और दूसरी तरफ जब इस्लामाबाद में और दीगर ट्रिब्यूनल्स भी जब बहाल होंगे, वो काम करेंगे, तो तब भी इनको मालूम है कि हमारे फैसले ही खिलाफ ही फैसले आने। और ऐसा इनको यकीन क्यों है, आखिर इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि उनको ये यकीन है कि हम फॉर्म 47 की हुकूमत हैं, चुनतखब हुकूमत है, 15 से 20 नशिस्तें हम कुल जो है वो जीते हुए हैं, और उसके बावजूद हम जो है वो सादा अक्सरियत हासिल किए हुए हैं और हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो इस वजह से ये सारे इकदामात, आइनी तरमीमें, काजी साहब का जो सहूलतकारी थी मुबैना तौर पर वो सारी होती रही और इस हुकूमत की बचत होती रही। और काजी साहब को बचाने का, एक्सटेंशन देने का मकसद यही था, क्योंकि काजी साहब के होते हुए इस निज़ाम की गारंटी थी कि ये निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन अब काजी साहब चले गए हैं, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ओवरऑल जो जुडिशरी थी उन्होंने जो स्टैंड लिया और अदलिया के बुनियादी ढांचे को तब्दील किया गया। लेकिन उसके बावजूद जजेस जिस तरह से उन्होंने यूनिटी शो की है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में, तो ये भूल जाएं कि अब ये इस तरह का कोई इकदाम करेंगे और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है वो बिल्कुल खामोश रहेंगे। अभी तक कुछ जो इकदाम हुए वो खामोश इकदाम उनको आप कह सकते हैं। कोई बड़ा फैसला नहीं आया, हालांकि जस्टिस मंसूर और मुनीब साहब दोनों को वापस लाए हैं जजेस कमेटी में। और इवन के जजेस के अंदर इस वक्त ये सोच है कि 26वीं आईनी तरमीम और सुप्रीम कोर्ट 2 ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अच्छा, अब इस पर हुकूमत क्या कर रही है? एक तो ये हो गया ट्रिब्यूनल्स वाला मामला। हुकूमत 2 तरमीमें करने जा रही है और जस्टिस मंसूर और मुनीब और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को वो चाह रहे हैं कि ये ज़रा साइड पर हो जाए और हमारी मर्ज़ी से आईनी बेंचेस बने। जजेस कमेटी जो बनाई गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, उसमें जस्टिस मुनीब और मंसूर की वापसी हुई है। लेकिन अब ये इस तरह से करने जा रहे हैं तरमीम माफ़ कीजिएगा, अब ये जो तरमीम करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब ख़ास तौर पर चुभ रहे हैं कि ये उस जजेस कमेटी में ना हो, तो ये अब तरमीम में ऐसा करेंगे कि एक चीफ जस्टिस, एक आईनी बेंच का सरबराह और एक सीनियर जज। अब आईनी बेंच का सरबराह ये चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से लगा दें, तो अब ये नया जो तरमीम है वो लाई जा रही है। लेकिन काजी साहब जो रोल प्ले कर रहे थे वो रोल आपको चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब प्ले नहीं करेंगे कि आप कुछ भी करें और हर महीने के बाद जजेस कमेटी आप अपनी मर्ज़ी से तब्दील करते रहें, क्योंकि याह्या अफरीदी साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि इख्तियारात में मुतवाज़न होना चाहिए, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, जो आपने अभी बुनियादी ढांचा तब्दील किया है। और इस वक्त याह्या अफरीदी साहब की पहली कोशिश तो यह है कि अपने इदारे को यूनाइट पहले करूं, क्योंकि तकसीम थी ना, तकसीम हो और तब अगर याह्या अफरीदी साहब एकदम से कोई स्टेप्स लें तो फिर उसमें जो है वो जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें फिर गलत भी हो सकती हैं। तो एक मरतबा अगर पूरा इदारा आपके साथ है, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस आपके साथ हैं, जो कि हो गए हैं, 16 रुकनी जो फुल कोर्ट हुई थी जजेस 1 हो गए हैं, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उसमें वैल्यू किया गया, डिटेल से मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला होगा वो सारे जजेस का फैसला होगा, और अगर सारे जजेस एक तरफ हैं तो फिर हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, जो कुछ मर्जी करते रहे। और फिर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो सेशन कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इन सब में सबको जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तक का जो उनके जो कुछ फैसले हैं वो सामने आए हैं। बहरहाल एक तरमीम तो वो ये लेकर आना चाह रहे हैं और दूसरी तरमीम वो ये कर रहे हैं, तरमीम तो नहीं बल्कि ये तरमीम हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 कर रहे हैं। अब 23 करने का क्या मकसद है कि 6 जजेस नए आ जाए सुप्रीम कोर्ट में और वो भी हम अपनी मर्जी से तैनात कर दें, और फिर उन 6 जजेस को आईनी जो बेंच है उनमें शामिल कर दिया जाए। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस हैं इनमें से हुकूमत अगर अपनी मर्जी के सारे जजेस भी बेंच में शामिल कर ले तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 बनते हैं।
सिर्फ 2 जजेस के हवाले से कहा जा रहा है जी कि वो हम ख्याल है हुकूमत को, और हुकूमत अगर उन्हें लगाती है तो अपना जो मकसद है वो हासिल कर सकती है। एक जो जज हैं जो कि हुकूमती हम ख्याल समझे जाते हैं या काजी ग्रुप के समझे जाते हैं, वो जज भी इनकार करके कि आईनी बेंच का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा। तो 2 हैं खाली इनके पास, अगर वो दोनों भी आ जाते हैं तो फिर भी 5 और अगर 5 या 7 रुकनी आईनी बेंच हुआ तो फिर भी दूसरी तरफ अक्सरियत होगी। तो ये करना चाह रहे हैं जी कि 23 करते हैं और उसके बाद उन जजिस को आईनी बेंच में लगा दिया जाए। लेकिन आप पार्लियामेंट में होकर तरमीम तो कर लेंगे, लेकिन क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जजेस आपको अपनी मर्जी से लगाने देंगे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब? तो ये मैसेज चला गया है सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसा नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, तवाज़न जो है वो होना चाहिए। तो ये क्लियर मैसेज चला गया और जजेस ऑलरेडी ये बात जो है वो सोच है उनमें सुप्रीम कोर्ट में कि 26वीं आईनी तरमीम और सुप्रीम कोर्ट साथ साथ चल ही नहीं सकते। तो अगर 26वीं आईनी तरमीम और सुप्रीम कोर्ट साथ साथ नहीं चल सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी ढांचा निज़ाम ही तब्दील कर दिया गया है, तो आप ये जो अपने लिए तरामीमें लेकर आ रहे हैं, इन तरामीमों को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? पहले तो काजी साहब के थ्रू जो है वो आपने सारी कार्रवाइयाँ वगैरह डालते रहे, लेकिन अब वो चले गए हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट में आप उस तरह से कार्रवाइयाँ नहीं डाल सकते। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट खबर थी जी जो हुकूमत कर रही है और उसके ऊपर जो एक जवाब उनको मिल चुका है। फिर इसी तरह से एक और ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है वो है मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। अच्छा, जब आईनी तरमीम पेश की जा रही थी और नंबर गेम को पूरा किया जा रहा, तो मौलाना फजल रहमान साहब बड़े इनकलाबी बने हुए थे, सारे मौलाना साहब की तरफ आ रहे थे। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि मौलाना साहब ने वोट देना ही देना था। सारी ड्रामेबाजी जो की गई, अब उसमें क्या हुआ, मौलाना साहब ने गेन क्या किया, ख़ुद को थोड़ा इनकलाबी साबित करने की कोशिश की और पीटीआई की हिमायत हासिल की। लोग बड़े हिमायत में आ गए थे मौलाना फजल रहमान साहब के। लेकिन असल गेम मौलाना साहब ने क्या की है, असल में हुआ ये है कि मौलाना साहब ने वोट देना ही देना था। क्यों देना था? क्योंकि मौलाना साहब को ये कहा गया शुरू में जब आईनी तरमीम के मामले के ऊपर वो थोड़ा सा हुए कि नहीं ये इस तरह है उस तरह है, तो मौलाना साहब को कहा कि देखें केपी में आपका मुकाबला होना है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, तो इनके साथ आप अगर इत्तेहाद कर भी लेते हैं तो सीट एडजस्टमेंट तो आपकी होगी नहीं, पीटीआई अपने लोग खड़े करेगी, तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो फिर हो सकता है कि आपको मज़ीद कुछ सीटें जो हैं वो भी मिल जाएँ। जैसा अभी फार्म 47 की हुकूमत बनी है तो बाद में भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से मौलाना साहब को गिले भी हैं कि उनको नहीं दी गई, इस सेटअप में उनको हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद मौलाना साहब के कान में जब ये चीज़ें पड़ी तो फिर उन्होंने ये जो वोट है वो दिया और उन्होंने वोट देना ही था इस तरमीम के हक़ में। लेकिन एक मरतबा फिर से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो 27वीं तरमीम के अगेंस्ट बयानात दे रहे हैं और कह रहे हैं जी कि आप ये तरमीमें करके दिखाएं, हम देखते हैं आप ये तरमीमें कैसे करते हैं। देखिए अब एक मरतबा फिर से मौलाना साहब इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस मरतबा भी वो धोखा दे पाएंगे? और वो जो कहा जा रहा था ना कि मौलाना साहब के साथ धोखा हो गया है, हुकूमत ने कर दिया, कहा कुछ और, मुसवदा कुछ और दिया, बिलावल जरदारी ने कुछ और तय किया और वहाँ पर जाके तरमीमें कुछ और कर दी, तो असल में मौलाना साहब के साथ धोखा नहीं हुआ, मौलाना साहब ने सबको धोखा दे दिया और अभी दोबारा इनकलाबी बनने की कोशिश है। अब क्या एक मरतबा फिर से ये धोखा देने की कोशिश है कि ताकि एंड में तरमीम हो तो हम तरमीम के हक़ में जो वोट है वो कास्ट कर दें, या फिर ये भी है कि अब काजी साहब तो नहीं है और बकौल बिलावल जरदारी के काजी साहब के होते हुए ही 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन थी, वो अगर नहीं होते उनके जाने के बाद तरमीम मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो सहूलतकारी मुबैना तौर पर ज़ाहिर वो कर रहे थे तो वो तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब तो आईन कानून के मुताबिक चलेंगे, इसीलिए पहले लाई गई और बाद में वो नहीं लाना चाहते थे। तो अब तो वो नहीं रहे, तो अब क्या बाद में वो ला पाएंगे? बेशक मौलाना साहब उनके साथ मिल जाते हैं। तो ये कुछ जो सवालात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं और बिल्कुल जो मुश्किलात भी हैं, या आप समझिए कि हुकूमती ऐवानों से इस वक्त जो चीज़ें हैं वो उनकी निकल रही हैं। ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आते ही जो बड़े बड़े फ़ैसले कर दिए और बड़ी तेज़ी से उन्होंने फ़ैसले किए। जस्टिस मुनीब और मंसूर शाह साहब दोनों को वो कमेटी के अंदर ले आए, फुल कोर्ट इजलास उन्होंने बुला लिया, फुल कोर्ट इजलास में उन्होंने कमांड या ड्राइविंग सीट पर जस्टिस मंसूर शाह साहब को बिठाई रखा, मैसेज दे दिया कि उन्हीं का जो प्लान है वो चलेगा और उन्हीं का प्लान चल रहा है।
फिर उसके बाद 2 दिसंबर को डेट भी दे दी कि नेक्स्ट फुल कोर्ट मीटिंग होगी। फिर इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस की मीटिंग उन्होंने बुला ली कि ये इतने सारे जो ATC में मुकदमे चल रहे हैं और किसके चल रहे हैं, PTI के मुकदमे चल रहे हैं, इनका क्या स्टेटस है, क्या किस तरह से मुकदमात को निपटाया जा रहा है, और मुकदमात को निपटाया जाएगा तो रिलीफ किसको मिलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। तो इससे भी ताकतवर हल्के जो हैं उनमें भी ज़रा हलचल है। और फिर ये भी कहा जा रहा है जी कि कुछ ताकतवरों की मुलाकात भी हुई है याह्या अफरीदी साहब से, और उसमें भी उस मुलाकात के बाद ये अंदाज़ा होता है कि याह्या अफरीदी साहब ने इनकार कर दिया और कह दिया जी कि आइन और कानून के मुताबिक ये चीज़ें चलेंगी, काजी साहब जो सहूलतकारी ज़ाहिर फराम करते रहे वो सहूलतकारी आपको अब नहीं मिलेगी। तो बहरहाल जी ये कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।